सही तरीके से नियत से पूजा पाठ होता ही नहीं है, तो भगवान तो वहाँ से चले जाते हैं, होगा वहाँ प्रेत आ जाते हैं। होगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैडम आप रेकी सीख लो। मैंने कहा वो क्या होता है? मैं कभी शमशान घाट नहीं गई थी। आई हैव नेवर बीन टू द क्रिमेशन ग्राउंड एवर। बल्कि जो गांव के लोग हैं वो तो ज्यादा गुरुओं को मानते हैं। लाइक जो हमारे चक्रास होते हैं उसी से ही हमारा और हाँ, अगर आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो आपको उसको बाहर निकालना तो आपने कैसे निकाला? मैं तो 10 मिनट में उसको फ्री कर देती हूँ स्ट्रेस और एंजाइटी से। अगर उसने आपके ऊपर इतना इफेक्ट डालना है, कुछ दे दोगे तो देखो आज के टाइम में वास्तु को संभालना इतना आसान नहीं है। और मैंने उनको बताया, मैंने कहा कि आपके घर में यहाँ पे प्रॉब्लम है। कहते मैम बिल्कुल ठीक बोला। और तो हर टाइम हर दिन चेंज होता रहता है, आपके चक्रास हर दिन हर वक्त चेंज होते रहते हैं। आपको लगता है ये हो रहा लॉक करने की टेक्निक सब कुछ, क्या इसके लिए किसी गुरु की रिक्वायरमेंट रहती है? एग्जैक्टली। जहाँ लालच खत्म वहाँ आपकी तरक्की स्टार्ट। अच्छा, आपने जैसे अपनी 4-5 किसी पास लाइन देखी, तो उसमें भी आप किसी ना किसी उसमें हीलर थे? उसमें मैं तप में ज्यादा थी। अच्छा, मैं बहुत ज्यादा मतलब तपस्विनी थी उसमें। मैंने साधिका बोल सकते हैं इसको। साधिकाओं से रेफर हो जाती हैं तपस्विनी, क्योंकि फिर उन्होंने तो ऋषि मुनियों के साथ ही रहना। हाँ, तो वो वाली लाइफ, अच्छा, दैट वाज वेरी क्लोज। तो वो था। तो फिर जब दीक्षा हुई ली मैंने, तो उसके बाद जब मैं ऐसे लोगों का ट्रीटमेंट करती थी तो धीरे धीरे देखा कि अच्छा, कुछ मुझे किसी ने बोला। मेरी एक ऐसी पेशेंट आई तो उन्होंने मुझे बोला कि आप मुझे सिखा दोगे ये। तो मुझे लगा कि अगर सिखाना है तो फिर आपको पता होना चाहिए कि आपने पढ़ाना क्या है, थ्योरी क्या है। तो उस थ्योरी को जानने के लिए फिर मैंने कोर्सेज किए। और ये कोर्सेज भी कैसे किए मुझे नहीं पता था कि इसके कोर्सेज भी होते हैं। मैं ऐसे ही चंडीगढ़ से बाहर कहीं किसी के ऑफिस में बैठी हुई थी, तो वहाँ पे 3-4 लोग और भी बैठे थे। उसमें से कोई एक जन था जो रेकी करते थे। तो ऐसे वो बातें करते करते तो उन्होंने मुझे बोला कि मैडम आप रेकी सीख लो। मैंने कहा वो क्या होता है? तो कहते उससे ना आप ऐसे हाथ से कुछ भी ऐसे ऐसे कर सकते हो, ये ऐसे ऐसे और अभी ऐसे चेक कर सकते हो। मैंने कहा और भी चेक कर सकते हैं इंसान किसी का? तो कहते हाँ। मैंने कहा अच्छा कैसे? कहते लो मैं आपका दिखाता हूँ चेक करके। तो उन्होंने ऐसे ऐसे करने लगे, तो बात शुरू हुई वहां से। तो वो ऐसी बात करके, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर मैं बताऊंगी आपको। तो कहते नंबर ले लो। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं अब इनके यहाँ बैठे हैं यहाँ हम लोग, तो मैं नंबर ले लूंगी आपको। उन्होंने भी बोला कि कोई बात नहीं, मैं नंबर दे दूँ। मैं दैट्स फाइन, बात आई गई होगी। ऐसे बैठे बैठे हम लोग खाना खाने लगे, तो कोई और आ गया बीच में। तो वो बात वही चल रही थी रेकी रेकी के लिए। तो जो और कोई आया तो उन्होंने मुझे बोला मैम रेकी छोड़ो, आप पुरानी खिलिंग सीखो। तो मैंने कहा ये क्या होता भाई? तो फिर उन्होंने बोला कि उसका ये ऐसे ऐसे करके होता है। आप कहाँ से? मैंने कहा मैं चंडीगढ़। लोग कहते चंडीगढ़ में तो है हमारे ऐसे ठहर के वो सिखाते हैं। तो फिर उस समय आपने दीक्षा वगैरह ले रखे? और आप रोज चैंटिंग वगैरह मंत्र चैंटिंग करते? तो क्या हो रहा था कि व्हेन आई वाज नॉट इवन 20, तो एक बार ऐसे मंदिर तो जाती थी बहुत ज्यादा। ये नहीं कि नहीं, मंदिर तो मतलब जाना, व्रत उपवास भी करना है ना, गुरुद्वारे भी जाना। यहाँ तक हुआ कि हमारा एक बड़ा पुराना स्कूल का फ्रेंड, जैसे हम लोग क्लास 1 से इकट्ठे पढ़े हुए थे, तो अभी 3-4 साल पहले ही वॉज इन इंडिया। तो मतलब उसने भी ये बात मुझे बोली कि तेन याद है विजय? मैं क्या हो गया? कहता तू नंगे पैर गुरुद्वारे जाती होंगी सीगी चिट्टी जू कुछ देर तक कपड़े पा के। तो जब हम स्कूल में थे, तो मुझे लगा कि ये सब चीजें क्या मेरे साथ थी पहले से। तो ऐसे ही एक बारी किसी मंदिर में गई, तो उस मंदिर के बाहर एक बहुत बड़ा पेड़ था पीपल का, और उसके नीचे एक छोटी सी कुटिया बना के एक पुजारी थे या तपस्वी थे, जो भी थे, मतलब वो वहां पे रहते होंगे। मैंने तो उनको तभी देखा जब वो मेरे सामने आए। मैं ऐसे मंदिर में एंटर होने लगी तो बाहर कच्चा सा रास्ता था, वहां से अंदर जैसे जाने लगी तो उठ के वो बाहर निकल आए तो फिर ऐसे आई कांटेक्ट हुआ उनके साथ। तो इसी उन्होंने बोला नहीं ठीक है। तो उन्होंने मुझे बोला कि कहाँ? मैं ऐसे करके फिर हाथ जोड़ के खड़े हो गए थे। देवी आप आ गई, इतनी देर लगाई आपने। और मैं डर गई। मैं उसी डर के साथ साथ ही मैं मंदिर के अंदर चली गई। पीछे ऐसे
जैसे कनखियों से इंसान देखता नहीं पीछे तो नहीं कोई आ रहा। आप उस समय थे 19-20 साल? था, आई वाज नॉट इवन 20, मतलब। तो अब चली गई अंदर जाके, मतलब वो माँ का मंदिर था, माँ काली का ना। माथा टेक के जब बाहर निकली ऐसे, तो डरते डरते बाहर आ रही कि कहीं ऐसे ना हो वो बंदा फिर से आगे आ जाए और रोक ले, क्योंकि अब आप देखो आज से 40 साल पहले कैसा माहौल था, है ना। तो डर डर के बाहर ऐसे आके तो देखा तो नजर नहीं आई। मैंने उनकी ऐसे कुटिया जो छोटी सी, मैंने ऐसे अंदर को ऐसे होके देखा तो देखा अंदर कोई भी नहीं है, नोबडी इज देयर। आप अकेले थे मंदिर में थे? नहीं नहीं, मंदिर में तो चलो बहुत सारे लोग थे, पर मैंने उनके बाहर आके जैसे उनकी कुटिया में देखा तो मैंने देखा कि कोई नहीं। बाहर आ गई मैं। चलो, दिमाग में ये चीज तो रही कि भी वो कौन थे, भी एक इतना मतलब बुजुर्ग इंसान। मैं अगर 20 की थी तो मुझे लगता है ही मस्ट बी अराउंड 60-65, तो एज का तो बहुत ज्यादा फर्क था ही। चलो बात आई गई होगी, पर लेकिन वो कहीं ना कहीं रही बैक ऑफ द माइंड ना, वो चल रही थी कि ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्या है, क्या इसकी कहानी है। तो व्हेन आई वाज 26, एक बार फिर से मैं कहीं और गई हुई थी, तो वहां भी मुझे किसी ने ऐसे ही बोला। वो मंदिर ऐसे ना ऊपर को जाके वहां गई, तो वहां पे भी मुझे किसी ने बोला, आप यूपी नहीं गई बहुत सालों से ना, मैंने देखा नहीं आपको वहां पे। तो मैं उनकी तरफ ऐसे करके देखूं, मैंने कहा आप तब तक थोड़ा सा बड़े भी हो गए थे और कोई समझ भी आने लग गई थी, बात कर भी लेते थे, क्योंकि नौकरी भी करी थी इतने साल प्राइवेट सेक्टर में, तो वो चल ही रहा था, तो बातें करने से इतना डर नहीं लगता था। मैंने कहा आप वहां पे वो एक है ना स्थल जहाँ पे आप पहले आती थी, तो मैं पहले मेरे पिताजी वहां थे पुजारी, तो अब मैंने कहा फिर आप मुझे कैसे जानते हो, मैं तो कभी आई नहीं वहां पे। नहीं नहीं, हमें पता है आप आते थे पहले वहां पे। थिंग्स वेंट लाइक दैट। मैंने कहा ये क्या। फिर हुआ तीसरी बारी, व्हेन आई वाज मदर ऑफ 2। अब वही जो सबसे पहले जो तपस्वी मुझे मिले थे मंदिर के पास में, वो मुझे किसी के घर में मिले। किसी के घर में, मेरी कोई नोनी थे, उनके यहाँ पूजा थी कोई रखी हुई, गृह प्रवेश टाइप ऑफ। वहां में वो जो पंडित जी थे उनके साथ। फिर वो मेरी तरफ देख के हंसे, फिर उन्होंने बोला मिल गए ना फिर से। मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप, तब मैंने उनसे पूछने की कोशिश की कि भाई क्या है, तो उन्होंने बोला कि नहीं आप इस दुनिया की नहीं, पर आपसे ना एक गलती होगी छोटी सी, तो माँ नाराज होगी आपसे। मैंने कहा ये इतनी बड़ी बात इन्होंने बोल दी मुझे। तो फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा क्या गलती हुई। मुझे कहते बस हो गई। कोई बात नहीं, कहते छोटा छोटा तो चलता ही रहता है जिंदगी में। कुछ नहीं पता था। फिर उसके बाद ये था कि हाँ दोबारा से फिर सोचा कि नहीं, थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा इन सब चीज़ों में, कि कहीं तो कुछ है। तो बस फिर दोबारा से इस जर्नी में स्टार्ट किया, क्योंकि जिस घर में मेरी शादी हुई तो वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं थी। वहाँ कोई व्रत उपवास, मंदिर नहीं जाना, ये सब चीज़ें उनके वहाँ पे कुछ नहीं था। दे कंसिडर देमसेल्व्स एज कि हम लोग तो आर्य समाजी हैं, तो हमारे यहाँ ये सब नहीं। पर मैं जाती थी चोरी चोरी। तो ऐसे जब मैं जाती थी मंदिर, तो फिर कहीं मुझे कोई बुजुर्ग पंडित जी मिलते थे, तो मैं उनसे पूछती थी कि भाई कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसे साधना करनी चाहिए, है ना। तो पर लेकिन मैंने देखा कि पुजारी तो फिर पुजारी हैं, उनको इन सब साधनाओं से तो क्या लेना देना, क्योंकि जो ब्राह्मण है वो पीछे से कर्म कांड में ज्यादा रहते हैं। हाँ, और फिर जो आए हैं वो पंडित है, तो फिर वो पीछे से जो ब्राह्मणों के घर का जो पीछे से चलता आ रहा है, या फिर वो पंडित ही है। जरूरी भी हो सकता है वो कर्म कांड ना भी करते। तो दो ही तरह के लोग मिलते थे मंदिर में। तो फिर जब मैं अपने गुरु से मिली ना, तब उसके बाद तो फिर बहुत सारे क्या, उसके बाद तो फिर कुछ रहा ही नहीं ना, कि जो ना क्लियर हुआ हो या जो ना ओपन हुआ हो। तो फिर तो मैं कोर्सेज में ऐसा घुसी बीच बीच में कि एक बार ही शुरू हुआ। सबसे पहले मैंने वास्तु, हीलिंग, ये सब जब चीजें सीखी। तो जो चैंटिंग है, वो चैंटिंग आपने पहले से ही करना स्टार्ट? हाँ, वो मैंने पहले से ही करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि जब मैंने शादी के बाद 10 एक साल तो मेरे इन लॉज ने मुझे कुछ नहीं करने दिया, पर मैं चोरी चोरी चलो जितना भी होता था उतना करती थी। हाँ, तो बाद में फिर जब मैं ऐसे किसी को मिली,
जैसे कहते हैं ना कि जब टाइम आता है तो राह चलता है, इंसान ही कुछ आपको बता के चला जाता है ना। तो उन्होंने जो मुझे एक बोल दिया कि आप ये किया करो, बस फिर मैंने वो पकड़ लिया। वो फिर 2-3 चीजें मैं रोज करती थी, जो मंत्र जाप वगैरह हो गए। मंत्र जाप और 1-2 पाठ भी मैं रोज करती थी। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप ये करो, इसी से ही फिर आपके रास्ते आगे खुलेंगे जो बंद है। तो वो फिर मैंने करना शुरू किया। वो भी करते हुए ऐसा नहीं कि दिक्कतें नहीं आई, बहुत दिक्कतें आई, क्योंकि इन-लॉज जिस चीज़ को नहीं मानते उसी घर में रह के आपको वो सब चीज़ें वो करनी हो, उनके अगेंस्ट जाना हो, तो उसमें दिक्कत तो आएगी ना। महिला के लिए तो डिफिकल्ट होता है ये। हाँ, और फिर मैं तो नौकरी भी करती थी, ये बच्चे भी थे, परिवार भी देखना है, सारा कुछ ही करना है और इसके लिए भी टाइम निकालना है, घर भी सारा संभालना है ना। तो वो चीज़ें फिर वो जब मैंने करना शुरू किया तो शुरू-शुरू में तो आई परेशानियाँ, पर फिर मैंने देखा कि नहीं, 2 साल के बाद, 2 साल तो लगे, और कहने की बात है 2 साल, पर वो 2 साल कैसे निकाले मैंने काफी डिफिकल्ट होती है। बहुत ज़्यादा मली दिक्कतें। तो पर वो निकल गया टाइम, फिर उससे ग्रोथ तो हुई। उसके बाद ही फिर मुझे गुरु मिली और फिर बाकी के सारे तामझाम सब मसले सुधरते गए, सुलझते गए, आए भी, आते रहे और जाते रहे। फिर वो वाली चीज़ हुई कि फिर मुझे डर नहीं लगता था। फिर मुझे ये नहीं होता था कि अच्छा ये मतलब आप कौन या वो कौन करके ऐसा। एज भी हो गई थी तब तक, वो भी चीज़ थी, फ़र्क भी पड़ता है, एज का भी पड़ता है, और फिर आप कितने लोगों से अपनी ज़िंदगी में मिले हो, हर रोज़ आप ऑफ़िस जाते हो, कैसे लोगों से डील करते हो, सेल्स की जॉब थी, मार्केटिंग की थी, या अकाउंट्स, फाइनेंस संभालना सारा कुछ, जहाँ जाना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी होती थी कि जल्दी ही मतलब वो जैसे डायरेक्टर्स के साथ डायरेक्ट इन टच हो जाना और फिर सारी दुनिया ने रिपोर्ट करना मुझे, है ना। तो वो लगता था कि इतने सीनियर लेवल पे आ गए हैं, तो फिर अब किस चीज़ का डर है, कोई भी नहीं है। तो वो अपना एक जो पर्सनैलिटी वाला जो एक फॉर्म था, ठीक है साड़ी में जाना है, गाड़ी में जा रहे हैं, वो बना हुआ है, रुतबा है, एक हर चीज़ की नॉलेज है, है ना। सबसे बड़ी तो बात वही थी कि हाँ, आपको हर चीज़ की नॉलेज है। अगर आपको हर चीज़ की नॉलेज है तो फिर आपको किसी से भी घबराने की क्या ज़रूरत है। व्हाई डू यू हैव टू थिंक लाइक दैट कि अरे कहीं कुछ गलत ना हो जाए या वो ना ऐसे कह दे वो, देन यू नीड नॉट टू, है ना। तो जैसे प्रोफेशनल लाइफ में हर चीज़ को मैंने नॉलेज गेन करके उसको सीखा, समझा, करती गई, सिखाती भी गई। ये नहीं था कि सिर्फ कर ही रहे हैं, जूनियर्स को सिखा भी रहे थे, जो लोग नए आ रहे थे, जिनको नए अपॉइंट करते थे, तो उनको सिखाते भी थे काम करना कैसे है। तो वो उधर अगर इतनी दक्षता थी, तो फिर जब ऑकल्ट साइंस में आई, तो फिर इधर भी सब चीज़ें सीखी। जब सारा कुछ सीख लिया तो बिकॉज इट्स एन अनलिमिटेड साइंस, ना तो इसको मैं पूरा कर सकती हूँ कि मैं ये सोचूं कि मैं हर चीज़ को पूरा ही ग्रैब कर लूंगी, वो हो ही नहीं सकता। बिकॉज इसका तो और छोर है ही नहीं, कोई कहाँ से शुरू होके कहाँ खत्म हो रही है कुछ पता ही नहीं, पता ही नहीं है आपको, है ना। तो पर हाँ, जितना हो सकता है, कितना आप सीख सकते हो, कितनी कैपेसिटी है आपकी, है ना। तो फिर तो वो वाली चीज़ हुई कि एक बारी शुरू हुआ जब वो कहते हैं ना कि गुरु ने एक रास्ता जैसे खोला, मतलब जैसे उन्होंने कुआं ही खोद दिया और मैं उसके बीच में जाती जा रही हूँ, अभी तक मैं वहां से बाहर ही नहीं निकली। अच्छा मैम, आप 19-20 साल से करते आ रहे हैं। हाँ। उस समय में इस समय में आपने क्या डिफरेंस है, क्योंकि अभी तो सोशल मीडिया आ चुके हैं, उस टाइम तो कुछ चीज ऐसी चीजें होती नहीं है कि, तो ये सोशल मीडिया में जो चीजें आती हैं, ये क्या हेल्पफुल है या हार्मफुल लगते हैं आपको? देखो मैं अपना ओपिनियन देती हूँ। हाँ, अपना मेरा ओपिनियन तो सिर्फ यही है कि आपको सोशल मीडिया पे फिर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर आपको अपनी विद्या के ऊपर इतना भरोसा है कि जो पेशेंट आपके पास आया, आपने उसका जो भी इलाज किया, हाँ। किसी भी वे में, चाहे वो एस्ट्रोलॉजिकल आपने उसको कंसल्टेशन दी, चाहे आपने उसका वास्तु किया, या आपने उसकी हीलिंग करी, या आपने उसका कोई पंचकर्मा का ट्रीटमेंट किया, कोई नेचुरोपैथी का किया, जो भी आपने किया, अगर वो आपके क्लिनिक से, आपके ऑफिस से सेटिस्फाई होकर बाहर निकला है, तो फिर वो जाके 10 लोगों को अपने आप ही बता के और लोग आपके पास अपने आप आएंगे। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्या? भाई, सीखने के बाद सीखने के लिए मुझे ये लगता है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो हम लोग ऑनलाइन सीखते हैं, उसमें एनर्जी तो ट्रांसफर होती नहीं। तो ऑफलाइन में जाकर के जो आप सीख सकते हो, वो ऑनलाइन में है नहीं, क्योंकि ऑनलाइन में आप सिर्फ किताबों की पढ़ाई करा सकते हो, एक्सपीरियंस नहीं करवा सकते किसी को। मैंने अभी तक ऑनलाइन कोई क्लास नहीं ली, आई हैवंट। मैं वर्चुअल हीलिंग ज़रूर करवाती थी, लेकिन मैं आज भी अगर मैं किसी को पढ़ाती हूँ तो मैं ऑफलाइन ही पढ़ाती। मैंने वास्तु के कोर्सेज कराए, मैंने हीलिंग का सिखाया, पर मैंने ऑफलाइन ही सिखाया। अच्छा, प्राणिक हीलिंग की बात करते हैं,
क्या होता है प्राणिक हीलिंग? एक वाइटल फोर्स एनर्जी होती है ना, जिसका जो आपके अंदर चल तो रही है पर आपको पता नहीं पता नहीं है। क्या 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 हो सकता है ना? उससे? उससे सारा कुछ हो सकता है। उससे आपकी मतलब आप ये कह लो कि एक सिर दर्द से लेकर के या एक छोटी सी खरोंच अगर है उसको ठीक करने से लेकर के आप कैंसर तक की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। ये प्राणिक हीलिंग से पॉसिबल है? प्राणिक हीलिंग में है क्या? इट्स जस्ट अ प्राणा। आपका जो आप सांसें ले रहे हो ना, वो ही बस आपको ठीक कर देती है और वो ही आपको खराब भी करती है। जहां आपके सांसों का सिस्टम खराब हुआ, उसकी रिदम खराब हुई, तो आपकी बॉडी इम्बैलेंस हो जाती है और आपकी बॉडी इम्बैलेंस हुई तो आपकी सांसें खराब हो जाती है। ये कैसे पता लगता है कि हमारी सांसें खराब है? जब आप पूरी सांस ही ना ले पाओ, बहुत बड़ी होता है ना, ऐसे कहता है अरे यहीं तक सांस अटक गई, नीचे तक नहीं जा रही, तो क्या है? एसिडिटी तो है ही अंदर, कहीं ना कहीं वायु तो इकट्ठा हुआ ही है, जो आपका पैसेज नहीं क्लियर हो रहा है ना, तो वो चीज तो है। तो इसमें उससे होता है प्राणायाम टाइप होता है? हाँ, प्राणायाम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज अगर आप करते हो तो उससे आपका जो ब्रेथ है वो अंडर कंट्रोल रहता है, उसकी सिमेट्री एक बनी रहती है। अगर आप नहीं करते हो तो फिर आप हर रोज तो चल ही रहे हो, आपका जो इतने आजकल जो प्रॉब्लम्स हो रही है, ओबेसिटी है, कुछ है, वो सब क्या है? हम लोग बाहर का इतना सब खा रहे हैं, डाइजेस्ट तो हो नहीं रहा प्रॉपर से, है ना? तो कितने इश्यूज आ रहे हैं लोगों को, सबसे ज्यादा इश्यूज तो स्टमक के रिलेटेड ही आ रही है। किन लोगों को करना है प्राणिक हीलिंग? सभी को करना चाहिए। जैसे हम नॉर्मल योगा प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम, कपालभाति, इसी हाँ, तो इसी से, हाँ, ये तो बेसिक है ना। अगर आप हर रोज ये भी करते रहते हो, अगर आप हर रोज आप अपने एक नियम बना के इन सब चीजों को अगर आप करते हो, तो आपकी बॉडी बैलेंस्ड ही रहेगी, आपके चक्रास बैलेंस्ड रहेंगे। पर हाँ, उसका एक सिस्टम है जो उसको फॉलो, वो पता होना चाहिए कि आपने कहाँ से शुरू करके कितनी सेकंड्स तक आपने सांस अंदर लेनी है, कितना उसको होल्ड करना है और कितना आपने उसको बाहर निकालना है, कितना टाइम में आपने उसको बाहर निकालना है। वो अगर आप उस चीज को फॉलो कर सकते हो तो फिर आपको कोई दिक्कत। अगर हम इसको जो अनुलोम विलोम, इसका थोड़ा सा अपर वर्जन कह सकते हैं कि जिसके अंदर मल्टीपल टेक्निक्स होते हैं। मल्टीपल टेक्निक्स होते हैं, बिल्कुल, बिकॉज पार्ट ऑफ प्राणायाम ना, तो उसमें कितनी तरह की हैं। बिकॉज अब जो हार्ट के जो पेशेंट्स होते हैं, लाइक उनको हम नहीं बोलते ना कि आप बहुत ज्यादा तेज वाली करो। नॉर्मल इंसान को तो हम बोल देंगे कि नहीं, आप ब्रिस्क करो, फास्ट 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 अपने स्टमक को हिलाओ, है ना? तो आप जितना तेज कर सकते हो उतना आप करो। लेकिन अगर कोई हार्ट पेशेंट है, कोई हाइपरटेंशन का मरीज है, तो उसको हम बोलते हैं कि नहीं, आपने धीरे चलना है। तो ये सिस्टम आपको पता होना चाहिए कि कौन से इश्यू के साथ आपको कौन से लेवल तक की ब्रीदिंग करनी है। अगर आपको स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, तो आपको उसको बाहर निकालना है, तो आपने कैसे निकालना है? अगर स्ट्रेस एंग्जाइटी कहाँ है? यहाँ पे है ना सारा, तो आपको यहीं से सांस निकालना पड़ेगा बाहर। तो वो चीजें आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ प्रैक्टिस एंड विद द समवंस गाइडेंस, है ना? मैम, आपके पास मान लो कोई स्ट्रेस वाला बंदा है, एंजाइटी बहुत होती है, क्या कितना टाइम लगेगा उस वजह से? मैं तो 10 मिनट में उसको फ्री कर देती हूँ स्ट्रेस और एंग्जाइटी से, उससे ज्यादा टाइम मुझे नहीं। वो वन टाइम हो गया। हाँ। अब ये प्रैक्टिस उसको डेली करनी है। वो तो देखो, प्रैक्टिस का तो तब है कि अगर वो पूछेगा, अगर हम तो सजेस्ट करेंगे, ठीक है, कि देखो आप आए हो, आपका स्ट्रेस एंग्जाइटी तो मैं अभी एक हाथ से निकाल के परे फेंक दूंगी, इस वक्त तो आप बिल्कुल ठीक जाओगे वापस। और जब तक आप दोबारा उस सिचुएशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे, तो आपको स्ट्रेस नहीं होने वाला। अगर आप दोबारा से फिर वही थॉट आप क्रिएट कर लोगे अपने माइंड में, अब मैं आपको ये कह रही हूँ कि अभी मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया और आप इस चीज को मान रहे हो कि हाँ यस, मैं जो आया था मैं इस वक्त वैसा नहीं हूँ, बड़ा सुकून से जा रहा हूँ, सुकून से जा रहा हूँ, मुझे लग ही रहा कि आई एम द सेम पर्सन, है ना? और मैं आपको फिर अब ये एक चीज समझा के भेज रही हूँ कि अब आपने दोबारा से उस चीज को, सिचुएशन अगर वो आएगी, तो आपने उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। मैंने आपको ये एक बात बोली, ठीक है, और आप उस चीज के ऊपर टिके ही नहीं रह रहे हो। आप उस सिचुएशन में गए हो, वो सिचुएशन ऐसी है, आपने फिर उसको अपने ऊपर हावी होने दिया, तो आपको फिर दिक्कत होगी। क्योंकि बॉडी है ना, थॉट है ना? आपके सराउंडिंग्स हैं क्या? आपके सराउंडिंग्स को आप अपने थॉट से ही क्रिएट करते हो। सामने वाला कुछ कह भी नहीं रहा, आप अपने आप ही बैठे एज्यूम कर, अरे यार अगर उसने ऐसे बोल दिया तो मेरा क्या होगा, या अगर ऐसे बोल दिया तो मैं ऐसे बोल दूंगा, तो आपका सिस्टम अंदर से खराब हो गया। ये होता है ओवर थिंकिंग, जिसमें बहुत ज्यादा लोग होगा। एज्यूमिंग तो आजकल और कर क्या रहा है इंसान? क्या बोलना चाहोगे ऐसे भैया? क्या जो ओवर थिंकिंग के होते हैं? मैं ये बोलना चाहूंगी उनको कि भाई आपने अभी तक इतनी ओवर थिंकिंग करी,
उससे आपको क्या मिला मुझे बताओ। क्या आपके ओवर थिंक करने से जो जो आपने थिंक किया क्या वैसा कुछ हुआ? नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो फिर आप ये क्यों कर रहे हो? देन व्हाई डू यू हैव टू डू दिस? यू जस्ट लीव इट असाइड। इसको छोड़ो, छोड़ना सीखो। और इतना आसान है छोड़ना कि आपने ऐसे पकड़ा है, आपने सिर्फ ऐसे करना है। और किसी चीज को अगर आपको होल्ड करना है तो आपने ऐसे उठाना, और आपने ऐसे कितना एफर्ट लग रहा है बताओ, लग रहा है ना। और ऐसे छोड़ने के लिए इट्स जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। तो आप इस चीज को क्यों नहीं छोड़ पा रहे हो? वाई? ऊपर से क्या होता है कि वो सोच के वो डर भी रहे हैं कि ऐसा होगा तो मैं क्या करूंगा, ये भी एक प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल। फिर वो बात आ जाती, फिर लोग कहते हैं अरे यार ये राहु का प्रभाव, ये इसका प्रभाव। अरे राहु कुछ नहीं है, राहु इज सच अ नाइस पर्सन। वो यहाँ बैठा है आपके, तो यहाँ बैठा है। आप नहीं सोचोगे तो वो आपको कुछ नहीं कहेगा। क्या कहेगा आप बताओ मुझे? हमारी बॉडी में ही हमारे प्लैनेट्स हैं, ठीक है। हमारी फिजिकल बॉडी को हमारे प्लैनेट्स ही रूल करते हैं। इट्स जस्ट लाइक, मैं एक ओवरव्यू देती हूँ आपको कि लोग जो नहीं भी मानते, मैं नहीं कहती कि आप मानो, मैं ये भी नहीं कहती कि आप मत मानो, मैं ये कहती हूँ कि अंधविश्वासी मत बनो, है ना। आप एक बच्चा है, वो रो रहा है, उसको भूख लगी है। अब माँ अगर उसको दे देगी कुछ खाने के लिए तो वो चुप हो जाएगा, नहीं देगी तो वो दहाड़े मारेगा। और पहले तो वो रोएगा धीरे, फिर और भूख लगेगी, नहीं दोगे फिर और रोएगा। बिल्कुल ही नहीं दोगे, उसको आंखें दिखा दोगे कि चल मैं तो तेरे को कुछ समझती नहीं, है ना, तो फिर वो तोड़ फोड़ करेगा। सेम इज द केस ऑफ द प्लैनेट्स। अगर आपको एक प्लैनेट तंग कर रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरे साथ ये चीज ऐसे हो ना जाए, कुछ डर लग रहा है, तो यू कैन ऑलवेज टेक अ कंसल्टेशन, है ना। आप कंसल्टेशन लो और आप उस प्लैनेट को फीड कर दो ना। फीड कर दोगे तो वो चला जाएगा, नहीं करोगे तो फिर वो तोड़ फोड़ करेगा। हाँ, ये जो छोटी मोटी रेमेडीज होती हैं वो उपाय करके वो हाँ उसको कर शांत किया जा सकता है। अगर उसने आपके ऊपर इतना इफेक्ट डालना है, कुछ दे दोगे तो इतने में निकल जाएगा ना। तो इसी को बोलते हैं अपनी डेस्टिनी को चेंज करना, जो नॉर्मली लोग कर सकते हैं। चलो हीलिंग में आके या योग साधना करना तो एक बड़ा लंबा वाला काम है, उसके लिए तो आपको टाइम निकालना पड़ता है। शुरू शुरू में तो निकालना ही पड़ता है, बाद में तो चलो आपकी रूटीन जब बन जाती है फिर अपने आप इन टाइम निकलना शुरू हो जाता है। सेम इज द केस अगर हम वास्तु की बात करें। लोग कहते हैं कि क्या है वास्तु, मैं ये कहती हूँ कि एक साफ सफाई का साधन है। आप अपने आसपास साफ सफाई रखोगे तो आपको कोई नहीं तंग करेगा। एक कचरे का डिब्बा यहाँ पड़ा है, उससे बदबू आ रही है मुझे, अब मैं उसको उठा के बाहर रख दूंगी तो सफाई होगी? नहीं आ रही बदबू, सिस्टम सेट है। इतना सा वास्तु। अच्छा, वास्तु कई बार ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है ना कि जब हम घर बनाते हैं तो उस टाइम तो हम वास्तु कंसल्टेशन नहीं लेते हैं, और फिर वो सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि जो भी वास्तु के अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ चीज़ें होनी चाहिए तो वो बिल्कुल बिगड़ जाती है, चीज़ें चेंज हो जाती है। उस वजह से लोगों के घर में प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो क्या दिया है? दो चीजें, हाँ देखो अब उसके तो फिर रेमेडीज हैं। देखो आज के टाइम में वास्तु को संभालना इतना आसान नहीं है, वो टाइम चला गया पुराना वाला। जैसे होता था कि पहले तो टॉयलेट बाहर ही बनते थे घर के, है ना। एनिमल्स को घर के बाहर रखा जाता था, घर के बाहर मतलब आंगन में उनकी एक जगह बनाई जाती थी। आजकल क्या हो रहा है, आजकल उतने बड़े बड़े घर ही नहीं है, है ना। पहले छोटे छोटे गांव होते थे, गांव में ही हर गांव में जो जिम्मेदार जो ज़मीनें होती थी, हर किसी ने अपने घर में ही अपने पितरों का एक स्थान बनाया होता था, है ना। तो जो भी घर में ऐसा कुछ हो गया तो उनको वहीं पे क्रिमेट करा जाता था, क्योंकि तब गांव छोटे छोटे, इतनी फैसिलिटीज़ तो होती नहीं थी कि आप ये सोचो कि ये कर दोगे आप, किसी गाड़ी में ले जाओगे इतनी दूर तक, है ना, डेड बॉडीज को। आजकल तो ये एक मुश्किल से एक गाड़ी हुआ करती एक गाड़ी हुआ कर, और वो भी उसमें भी नहीं तो लोग कंधों पे ही उठा के लेके जाते, तो बहुत दूर जाने वाला सिस्टम ही नहीं था, है ना। तो इसलिए सब लोगों ने अपने अपने घरों में ही पितरों का स्थान बनाया होता था, और वो फ्रूटफुल भी रहता था, क्योंकि आप अपने पितरों को पहले ही जगह दे रहे हो, है ना। क्योंकि आज भी अगर आपको आप ग्रो कर रहे हो जिंदगी में तो कहीं ना कहीं तो उनकी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ, एंसेस्टर्स की, है ना। तो अब वो वाला जो स्थान होता था तो उससे आपको ब्लेसिंग मिलती थी, आपका वास्तु खराब होता नहीं था।
अभी आजकल क्या हो रहा है कि उसी ज़मीन के जहाँ पहले एक घर था, उसी ज़मीन को काट काट के वहीं पे 4-4 फ्लैट खड़े कर दिए, तो डायरेक्शंस चेंज हो गई। जहाँ पे वो किसी बॉडी को क्रिमेट किया होगा या बरी किया होगा। सिटीज में तो ये भी पता नहीं लगता, सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे शमशान हुआ करते थे, वहाँ उस जगह पे उसके आसपास अपार्टमेंट्स बन गए हैं, है ना, तो वो एनर्जीज ने तो तंग करना है, तो करेंगे तंग, क्योंकि उनकी शांति तो कोई नहीं करवा रहा। फिर उनके स्थान के ऊपर आपने ये सब करके बना दिया। सिटीज की भी अपने कोई एनर्जीज होती हैं सब, हाँ बिल्कुल, हर चीज़ की एनर्जी है, एवरीथिंग हैज एनर्जी। ये जो एक पेपर पढ़ा है इसकी भी अपनी एनर्जी है, हर चीज़ की एनर्जी। ऑरा तो है ही है हर चीज़ का, किसका नहीं है। एक बॉटल पड़ी है, आप इसका भी अगर चाहो तो इसका ऑरा देखो तो आप इतना सा ऊपर से ऑरा जा रहा है। यस, आहुरा देख सकते हैं। हाँ, ये तो जब हम लोग प्राणिक हीलिंग सीखते हैं या एनर्जी हीलिंग में सीखते हैं जो भी कुछ है, तो सबसे पहला तो पार्ट ऑरा ही। एक आम आदमी को यहाँ तक हो रहा देखे किसी का, यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लग, कुछ भी नहीं, सबसे पहला स्टेप ही ऑरा देखना। कैसा दिखता है हो आपके आसपास एक लाइन ऐसे बन जाती है, आपने देखा होगा मंदिरों में जो मूर्तियां होती हैं उनके पीछे एक गोल्डन घेरा टाइप होता है ना, दैट इज ऑरा। वैसा ही ऑरा हर चीज का ऑरा है। हम लोगों ने मैंने शुरू किया तो हमें सबसे पहले उन्होंने बोला था कि वो बाहर देखो, खिड़की से बाहर, वहाँ पे जो भी एक पेड़ है, कोई भी एक पेड़ चूज कर लो और देखो उसका कितना ऑरा है। तो वी स्टार्टेड विद दैट। नहीं तो फिर जब आप उस लेवल पे जाते हो तो आपको दिखता है वो? यस, इट्स विजिबल, आप नेकेड आई से देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, यस, ये जो आजकल चल रहा है ना कि मशीन आ गई, आप अपना ऑरा चेक करा लो, हाँ सॉरी, है ना, तो कि आपका ऐसा ऐसा ऑरा, वो इंसान जाता है और वो अपना सारा ले आता है, वो अरवा करके मशीन आती है, अगर आपका ऑरा है तो वो बनो है। हाँ, यस, दैट इज यूवी स्कैनर। उससे भी हम लोग ऑरा चेक करते हैं, उससे वास्तु भी किया जाता है, घर का भी स्कैनिंग होती है, उससे तो बहुत कुछ बड़े काम होते हैं उसके साथ, सो मेनी थिंग्स। तो ये जो हो रहा स्कैनिंग होती है, इससे पार्ट ऑफ लाइक की जो हमारे चक्रास होते हैं उसी से ही हमारा हो रहा हाँ, उसी से ही बनता है। हमारे एक्चुअली में हमारी जो फिजिकल बॉडी है इसके पास एक एनर्जी बॉडी भी है। हम लोग जब काम करते हैं, हीलिंग करते हैं, तो हम लोग एनर्जी बॉडी पे ही काम करते हैं। सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, बैस्टर्ड बॉडी बोलते हैं। यस, या, और वही हमारी जन्म जन्मांतर से चलती है, तो हमें उसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, नहीं रह जाएगा वो हमेशा चलता रहेगा। हाँ, यस, एग्जैक्टली, वो तो चलेगा ही ना। ऑरा अगर आपका जैसा ऑरा है वैसे ही लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे, और अगर आपकी जितनी अच्छी एनर्जी, जितना अच्छा ऑरा होगा, तो नेगेटिव जो बंदा जा रहा होगा उसका भी मन करेगा कि मैं जाऊं इस एनर्जी में। अरे भाई ये क्या है। तो मैं होगी क्या तब कि हमारा मोरा बोले तो इसलिए हमने आपको बुलाया है। Yes, you can say that it's all the effort of जतिन, his name is पता नहीं क्या सोच के उसने मुझे फोन किया होगा। Came out with something else. Yes, तो it happens. See, like energy attracts like things. अच्छा, हमने प्राणिक हीलिंग की बात की, इस तरीके से और कौन कौन से हीलिंग और होते हैं? देखो, बेस तो प्राणिक ही है, हाँ, ठीक है। उसके बाद देन क्रिस्टल हीलिंग है, साइकोलॉजिकल है। क्रिस्टल हीलिंग में क्या होता है? ठीक है, क्रिस्टल हीलिंग में क्रिस्टल्स के साथ हीलिंग करी जाती है। जैसे छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं ना, कलर्ड, तो उनके साथ हीलिंग करी जाती है। जैसे आप लेटे हो तो आपकी बॉडी के साथ स्टोन्स रख दिए जाते हैं। तो हालांकि आई हैव लर्न ऑल दिस थिंग्स, बट आई वेरी रेयरली यूज दो स्टोन्स। मैं एक क्रिस्टल वांड से ही वो कर देती हूँ, उसी से ही मैं करती हूँ। मैं उसी से ही आपके चक्रास के ऊपर काम करके उससे डर्टी एनर्जी निकाल के उसी से ही हम लोग उसको कर देते हैं। तो एवरीबडी हैज़ एवरीवनस ओन क्राइटेरिया कि अपने काम कैसे करना है। तो जितना जितना आप इन मोडेलिटीज़ में जाते जाओगे उतना ही आप ज़्यादा आपके लिए ईजी होता जाएगा सारा कुछ। जैसे मैं सिर्फ एक क्रिस्टल वांड से ही कर देती हूँ, तो मुझे बाकी के क्रिस्टल्स के यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मेरे लिए वो चीज़ें मैटर नहीं करती, है ना। जैसे लोग कहते हैं कि क्रिस्टल के ब्रेसलेट्स डाल लो, ये कर लो, सो आई एम नॉट वेयरिंग एनीथिंग। आप देख सकते हैं क्या ये ब्रेसलेट तो पहना सही है? पहनते ही हैं लोग, पर मुझे लगता है कि अगर आप सारे ही रंग डाल लोगे अपने उसमें, तो जो अगर कोई ऐसा चीज़ जो आपकी बॉडी में पहले से ही ज़्यादा है वो फिर वो एक्सेस हो जाएगी, तो फिर एक्सेस तो ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो आपको अपनी बॉडी के हिसाब से ही कुछ भी करना चाहिए, जो आप जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है।
जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है आप उतना ही उस चीज़ को करो। और ये तो ऑरा और चक्रास का तो आपका वो वाला पार्ट है कि आपका ऑरा तो हर टाइम हर दिन चेंज होता रहता है, आपके चक्रास हर दिन हर वक्त चेंज होते रहते हैं। जैसे माहौल में आप जाओगे आपके चक्रास वैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, जैसे माहौल में जाओगे आपका ऑरा वैसे ही हो जाएगा। अब अगर आप मैं गंदगी में ही जाके बैठूंगी तो मेरा ऑरा तो हो गई वैसा वाला। तो कई बार कुछ ऐसी चीज होती है ना कि हम अपने ऑरा को लॉक कर सकते हैं। हाँ, वो एक मॉडलिटी है। जैसे हम लोग जब बाहर निकलते हैं तो हम लोग अपने ऑरा को लॉक करके भी निकलते हैं, दैट इज ऑल्सो देयर। कई बारी कुछ ऐसे पेशेंट्स इस तरह के आते हैं कि जहाँ पे हम लोगों को लगता है कि इसको हमने ऐसे ठीक तो कर दिया, बट सिंस ही इज गोइंग इनटू दी दैट एनर्जी अगेन, तो वो इसके ऊपर एटलीस्ट एकदम से इफेक्टिव ना हो तो हम उसको भी लॉक करके भेज देते हैं। दैट इज कॉल्ड शील्डिंग। हम उसके बॉडी को ही शील्ड कर देते हैं, उसको तो उसको फिर कोई भी चीज़ आके टच नहीं करेगी। फिर वो उसकी प्रोग्रामिंग होती है कि कितना टाइम के लिए हम लोग उसको कर सकते हैं, बिकॉज बहुत लंबा तो रिन्यू भी तो करना पड़ता है ना ये सब चीज़ें। जैसे हमारा ऑरा जब एक तरह से रहता ही नहीं है, ये चीजें टेक्निक होती है हाँ ये ऑरा लॉक करने के लिए। लॉक करने की टेक्निक है। ये सब चीज़ें ही एक्चुअली में सीखने के लिए इनके सिस्टम किसी को बताने हैं, कोई बात हम लोग इस चीज़ के ऊपर कर सकें, तो आई वेंट इन टू द लर्निंग्स। थ्योरी पढ़ने के लिए मैं गई। हालांकि अगर आप मेरे साथ बात करो कि जब मैंने पहली बारी जब मैं ये सीखने गई थी तो आई केम बैक, यू नो, वो कहते हैं ना जैसे एम्प्टी स्टमक, दिमाग में एक भी चीज़ नहीं घुसी थी। मुझे लगा मैं इतना पैसा खर्च करके आ गया, मुझे ये भी नहीं समझ जब आया आप फर्स्ट टाइम गए जब मैं पहली बारी गई। ऑफलाइन गए थे? तब तो ऑफलाइन ही होता था, आज से कितने साल पहले की बात है, 12-15 साल पहले की बात है। तो तब तो ये सब रिसेंट भी इतना वो नहीं था, सब ऑफलाइन। ऑनलाइन तो ये सब कोविड के टाइम के बाद आया, उससे पहले कहाँ था। इंटरनेट एक्सपेंशन 2017 के बाद हुआ, ये जियो स्टार्ट हुआ, और 2020 के बाद बूम आया इन सब चीज़ों में। बस ऑनलाइन क्लासेस तो 2020 के में ही तभी शुरू हुई, उससे पहले तो कोई भी नहीं, सब ऑफलाइन होता था। तो हमने तो सब कुछ ऑफलाइन सबने ऑफलाइन किया, आपने क्लासेस दी, तो उस टाइम पे आपको लगा थी कुछ? तो मुझे लगा कि मैं तो मतलब लाइक यू आस्क्ड मी कि अच्छा ये चीज़ ऐसे कैसे होती, तो आई वाज जस्ट आंसरलेस टू दैट थिंग। हाँ, मुझे लगा मैं एक हफ्ता मैंने लगा दिया इसके ऊपर एंड आई जस्ट डोंट इवन नो कि ये है क्या। तो देन आई लर्न दैट अगेन। और फिर जब मैं अगली बार गई तो फिर तो वो कहते हैं ना कि किसी और ही चीज़ के साथ वापस आई। फिर उसके बाद तो इट वाज नो लुकिंग बैक। फिर नहीं, फिर तो वो वाली चीज़ हुई कि औरों के भी काम किए। आपको लगता है ये ऑरा लॉक करने की टेक्निक सबको सीखनी चाहिए? देखो सिर्फ ऑरा को लॉक करके आप क्या करोगे, आपको कुछ तो पहले बेसिक सीखना पड़ेगा ना। और आपने सबसे पहले तो अपना ऑरा बनाना पड़ेगा। पहले तुम अपनी बॉडी पे काम तो करो, पहले तुम थोड़ी सी ध्यान कोई मेडिटेशन कुछ करो तो, ताकि आप उस लायक भी हो जाओ। इन सब चीजों में आने के लिए आपको ही पहले अपनी बॉडी को ही बैलेंस करना पड़ेगा ना। पहले आप खुद बैलेंस होगे तभी तो आप कुछ करोगे। क्या इससे आप पहले ही आप इतने स्ट्रेस में ऊपर से अपना ऑरा लॉक कर लोगे तो सारा स्ट्रेस तो अंदर ही चटका। सो यू नीड टू यू नो वर्क एक तरीके से। अच्छा, एक तरीके तो अभी हम आपसे जानेंगे कि ये तरीका क्या है, क्या इसके लिए किसी गुरु की रिक्वायरमेंट रहती है? एग्जैक्टली किसी से तो सीखना ही पड़ेगा। आप किताबें पढ़ के हर चीज नहीं आती। मतलब मेरे को इतनी प्रैक्टिकल नॉलेज होते हुए भी मुझे थ्योरी लेने के लिए क्लासेस लेनी पड़ी। और आप यकीन नहीं करोगे, जब मैंने हीलिंग मोडालिटीज सीखी, जब मैंने लेवल 1 किया, तो अभी मैंने उसके बाद सेकंड लेवल तक मैंने अभी ज्वाइन ही किया था, एक दिन की क्लास ली थी। तो मैं 6वें लेवल वाला मैंने कोर्स पहले ही कर रही है, बिकॉज समबडी वाज हियर टू टीच दैट। तो मैं उस चीज को भी ग्रैब कर पाई ना, मैं उस चीज को भी सीख पाई। क्यों? क्योंकि मेरे पास बेस तो था और मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज पहले से ही थी, वो चाहे मेरा पीछे से ही आ रहा था मेरे साथ, पीछे मतलब पास्ट लाइफ से, है ना। बिकॉज ये चीज़ भी मुझे बड़ी लेट पता चली। मैं एक बारी ऐसी समबडी वाज इन चंडीगढ़, वो कहीं से आए हुए थे, तो मैं उनको ऐसे मिलने चली गई। वो फेसबुक पे किसी ग्रुप में बात चल रही थी, तो ही वॉज हेयर इन चंडीगढ़। तो मैंने उनको बोला कि ऐसे करके मैं भी चंडीगढ़ से ही हूँ, तो मैं अगर आपके पास आधा घंटा आना चाहूँ तो इसे इसके आ जाओ। तो जब मैं गई, जैसे ही तो बात करते करते तो उन्होंने मेरे को जब एनालाइज किया, तो ही सेज ओ माय गॉड यू आर अ बॉर्न हीलर। तो मैंने उनको पूछा, आई वाज जस्ट लाइक दिस, आई सेड ये बॉर्न हीलर कौन होते हैं, दिस इज अ न्यू थिंग फॉर मी।
मतलब मैंने इतना कुछ कर लिया और मुझे ये पता ही नहीं। तो फिर उन्होंने मुझे बताया है कि ये कौन होते हैं, तो आई रियलाइज, आई सेड ओके यस यू आर राइट, है ना। तो क्योंकि हर चीज की कोई ना कोई तो मोडेलिटी है, उसका कोई तो तरीका है, कुछ तो है उसमें कि आप ये सब चीजें जान पाते, ऐसे नहीं। अच्छा, जैसे गांव में लेडी हैं, ठीक है, उनका तो सर्कल ही बहुत लिमिटेड है, वो अपने गुरु तक कैसे पहुंचेगा? बल्कि जो गांव के लोग हैं वो तो ज्यादा गुरुओं को मानते हैं। अभी ये चीजें शहरों में कम है। दो टाइप के लोग जो मानते हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल अंधविश्वास, अंधे होके मानते हैं, वो वही चलता है गाँवों में, पर वो भी तो सही नहीं है। वो भी सही नहीं। यस। मेरा तो ये मानना है कि अगर कोई पर्सन है जो 1 लाख लोगों को चीजें बता रहे हैं, हो सकता है कि उनके अंदर हो, लेकिन उसके अंदर ग्रैब करने वाले कितने होंगे? कितने अदरवाइज अगर 20 लोगों को ढंग से समझाए तो वो ज्यादा इफेक्टिव इफेक्टिव होता है। एग्जैक्टली, वो चीज तो है ही है। पर लेकिन आपकी क्या पावर है, आप कितना ले सकते हो। जैसे मैं पहली बार गई तो मुझे ऐसे लगा कि जब मैं वापस आई तो जब मेरे से किसी ने पूछा कि ये चीज कैसे होती है तो मैं नहीं बता पाई। लेकिन जब मैं दूसरी बारी गई तो उसके बाद लोगों ने मुझे बुलाया कि अरे मेरा ये कर दो, मेरा ये कर दो। तो मेरे बैचमेट्स ने भी मुझे ऐसे बोला कि आप मेरे साथ चलोगे वहाँ। तब उनको पता लग गया कि नहीं, शी इज समथिंग एल्स, क्योंकि मेरी एनर्जीज ऐसी थी। क्या कोई ऐसी टेक्निक है जो बिना गुरु के भी कोई भी कर सकता है और जिससे हम अपने आप पे काम करें, उस डायरेक्शन की तरफ जाएं? नहीं, इसमें नहीं हो सकता, नॉट इन ऑकल्ट साइंस। जो चीज है ही रहस्य वाली, उसको आप कैसे खोलोगे बिना गुरु के? वो तो रहस्य आपके गुरु ही खोलेंगे। और अगर कोई बोलता तो ऐसा बोल देना कि ये कीलित है, कि जब तक गुरु के मुख से नहीं आएगा तब तक वो चीज। वो मंत्र होते हैं ऐसे कि अगर आपको किसी मंत्र का जाप करना है तो वो किसी गुरु से तो लेना ही पड़ेगा ना, तभी तो वो खुलेगा। या फिर ऐसे कोई ब्राह्मण भी अगर आपको बोल देते हैं कोई कि हाँ आपने ये चीज ऐसे मेरे पीछे पीछे बोलो, है ना, तो आप उसको भी अगर आप चैंट करते हो तो वो भी बहुत इफेक्टिव होता है, बिकॉज वो ब्राह्मण के मुंह से निकला, नॉट ये जो आजकल इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, मतलब 2 दिन 3 दिन का कोर्स किया और आगे तो वो लोग बोलें कि अच्छा मैं तुम्हें मंत्र देता हूँ, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। आप ब्राह्मण जो पीछे से चलते आ रहे हैं, लीनिएज जिनकी है, हाँ जिनकी लीनेज है, कहते हैं कि जिनके घर में कम से कम 3 पुश्तों से तो वो चीज चलती आ रही हो, तो जिनके घर में धर्म त्रिकोण जो है वो माना जाता हो, जो हो वहां पे, उन्हीं के ही मुख से निकली हुई जो चीज होती है उसी को ही आपको आगे कैरी ऑन करना चाहिए, नॉट ऐसे। अब आजकल तो जैसे इतने सारे लोग हैं जो सिद्धियां कर करके और बड़ी छोटी एज में, है ना, कोई बहुत ऐसा नहीं है कि सिद्धि भी आपके पास तभी आती है जब आप जप करते हो, तब करते हो, है ना। पर लेकिन अगर आपने एक सिद्धि अटेन कर लिया और आप उस सिद्धि के बेसिस पे करते जा रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो, तो उसका भी अगर जिस दिन आप उसको छोड़ोगे या उसके हिसाब से आप नहीं चलोगे तो देन व्हाट। सो इट्स बेटर कि आप अपने ऊपर काम करो, आप उतने सात्विक हो जाओ कि आपको यूनिवर्स ही ना छोड़े, आपको प्रकृति छोड़े ही नहीं, जो आपके इष्ट हैं वो आपको ना छोड़े, जो आपके गुरु हैं वो आपको ना छोड़े। अगर आपको इन सब चीजों में आना ही है, छोटी एज में भी चाहे आना है, किसी भी उम्र में आओ, एनी एज इज ओपन। लेकिन आपको, क्योंकि जब आप साधनाएं करते हो तो सिद्धियां आपके पास ऑटोमेटिकली आती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आती हैं, वो आती हैं। पर क्या आपने उन सिद्धियों को अपने पास रखना है या आपने उनको थैंक यू कर देना है कि दैट इज देयर। अच्छा मैम, आप मंदिर जाते हैं, आप एनर्जी फील कर लेते हैं, आपको क्या लगता है कि जो बड़े मंदिर जो जहाँ बहुत ज़्यादा पब्लिक जाती है उनमें एनर्जी ज़्यादा होती है, या फिर जहाँ जो छोटे मंदिर? नहीं देखो, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो एक एक वहां पे जो आपने मूर्ति एक रखी, जब आपने उसकी हाँ जब आपने उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी तो फिर वो छोटी जगह या बड़ी जगह, उसमें तो आपको अपनी एनर्जी देनी है। आप किस भाव से जा रहे हो, आप कितना वहां से लेना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मंदिर में तो एनर्जी है ही है। क्योंकि मैं किसी से बात कर रहा था, ऐसे ही डिस्कशन था, तो उन्होंने बोला बहुत सारे तो ऐसे मंदिर है जहाँ सही तरीके से नियम से पूजा पाठ होता ही नहीं है, तो भगवान तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन वहाँ प्रेत आ जाते हैं। होगा, ऐसा भी होगा। और वो मंदिर नहीं होंगे, वो फिर ऐसे लोगों ने अपने छोटे छोटे बना रखे, छोटे मंदिर क्यों होंगे? देखो आज क्या है, मैं ये मानती हूँ कि उसने ना सबका रोटी खाने का जरिया बना रखा है ना, वो सबको रास्ता दिखाता है। तो उस रास्ते पे जब आप चलते हो, आपने सीधा चलना है या आपने ट्रेन को ट्रैक से थोड़ा सा उतार देना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
तो जैसे आप चलोगे तो वैसा ही वो देगा आपको, वो वैसे ही देगा, और वही आपका कर्म है और वही वापस आएगा। फिर आप ये नहीं कह सकते कि ऊपर वाले ने मेरे साथ ऐसा किया, नहीं, हम खुद आते हैं अपने आप डिसाइड करके कि मैं इस माँ बाप के साथ अपने कर्म जाके भोगूंगा, यहाँ मेरे सारे अकाउंट क्लियर होंगे, मैं यहाँ जाऊंगा, इतना टाइम मैं यहाँ रहूंगा और इस दिन मैं वापस आ जाऊंगा। वी डू इट आवरसेल्फ, उसने कुछ नहीं करना, उसने तो, उसका तो एक ही काम है, तथास्तु, बस। बुरे का बुरा और अच्छे का अच्छा। जो आप करोगे उसने तो आप उसमें आपको तथास्तु ही बोलना है, सो बी इट, बात खत्म। उसका आप हमारे कर्मों के फल से कोई लेना देना नहीं है, हम जो करेंगे वो उसने उसको वैसे ही वापस कर देना, मल्टीप्लाई करके। हाँ, मैं अपनी बात से देखिए, है ना, आप कर्मों के को कैसे मानते हैं, मतलब इनसे बचा कैसे जाए, मतलब जो हमारे जीवन में दुख है तो कहीं ना कहीं ये हमारे कर्मों के हिसाब से आता है, तो हमारी लाइफ कैसे होनी चाहिए कि आगे हमारे जीवन में दुख ना आए। जब आपके सामने आपके कर्म आ रहे हैं तो उसमें दो रास्ते हैं ना, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। किसी भी चीज में दो नेगेटिव, दो चीजें हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है। आपने कौन सा लेना है, आपने कौन सा लेना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पॉजिटिव वाली साइड में जाओगे तो कर्म सुधरेगा, और जब आप पॉजिटिव वाली साइड में जाओगे तो झमेले इतने होंगे कि आप उनको झेलते झेलते थक जाओगे, और अगर आप थक के दूसरी तरफ को मुड़ गए तो आपकी सारी पीछे वाली भी खराब। तो पॉजिटिव रास्ते पे चलना मुश्किल तो है, पर लेकिन जब आप एक लेवल तक पहुंच जाते हैं ना, फिर वो आपके सारे मसले फिर खुद खड़ा होता अच्छा, है। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, मेरे अकॉर्डिंग मैं सही, उसके अकॉर्डिंग वो सही, फिर क्या किया जाए। फिर तीसरे बंदे को बीच में डाल लो ना, अब वो वही है, फिर उसको बोलो कि भाई अब आप ही देख लो, अगर मैं गलत हूँ हाँ, तो मुझे झाड़ लगाओ, अगर वो है नहीं तो फिर वही कहते हैं ना कि प्रार्थना है ना, कि मेरे लिए वो करो जो अच्छा है, उसको भी वो दो जो उसके लिए ठीक है। अब आपको कहीं ना कहीं तो बैलेंस करना पड़ेगा ना आके, नहीं करोगे तो कैसे होगा। और जो चीज आप छोड़ देते हो वो आपके पास अपने आप वापस भी आती है। फिर जहां लालच खत्म वहां आपकी तरक्की स्टार्ट है। अच्छा, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, आपने बताया कि पिछले जन्म में आप तपस्वी वो थे, तो जनरली जब हम तप करते हैं और ये सारी चीज़ें करते हैं तो हमारा एक ही पर्पस होता है कि मोक्ष की प्राप्ति। तो फिर आप इस जन्म में क्यों आए, मतलब जो पास्ट लाइफ थी उसमें मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? जो अकाउंट क्लियर नहीं हुए थे, आपसे नहीं मिली थी, हाँ, तो ये सब भी तो पूरे करने हैं ना, क्योंकि कार्मिक तो है ही। अगर आज मैं यहाँ बैठ के आपके सवालों का जवाब दे रही हूँ तो कभी ये सिचुएशन पहले भी आई होगी कि मैं आपके सवालों का जवाब दे दूं। देर ऑन। यस, एग्जैक्टली, ऐसे नहीं हो सकता। मैं कई बार ये सोचती हूँ कि मैं अगर मान लीजिए चंडीगढ़ में सपोज करो कोई सम्मेलन हो रहा है या कहीं पे कोई गैदरिंग हो रही है, हाँ। मैं कहीं वहां पे तीसरे चौथे इंसान के थ्रू पहुंची और वहां पे जाके मुझे एक बंदा ऐसा मिल गया जो बहुत ही ज्यादा ऐसे लगा कि नहीं, ये तो हम लोग तो बहुत पुराने वाले हैं, तो उसको मिलना था। वैसे मैं पता नहीं कब मिल पाती है, जम्मा बंदा भी जम्मू रहता है या कोई चेन्नई में रहता है ना, तो अगर मुझे उसको मिलना था तो मैं कहीं तो मिली, कोई तो जरिया बना। तो आप हर जगह पे मिलते हो। मैं आपको बताऊं, अभी थोड़ा टाइम पहले एक चीज हुई जिसको कि मुझे लगा कि हाँ ये चीजें ऐसे हैं। देखो अभी भी, आज भी मैं तो इन चीजों को एनालाइज करती रहती हूँ। आई एम इनटू द एल्डरली केयर। कुछ ऐसे बुजुर्गों के साथ मैं कनेक्टेड हूँ जिनके बच्चे बाहर रहते हैं और वो यहाँ अकेले रहते हैं, तो मैं उनकी सेवा के लिए, उनको सपोर्ट के लिए जाती हूँ उनको मिलने। जैसे हफ्ते में एक दिन मिलने चले गए, कोई उन्होंने डॉक्टर के पास जाना है तो मैं लेके चली गई, है ना, तो ये सब चीज़ें वो चलती हैं। तो ऐसे ही एक फैमिली थी अहमदाबाद से। अब वहाँ से मुझे मतलब उन्होंने, अंकल जो थे वो बीमार थे, उन्होंने यहाँ आना था ट्रीटमेंट के लिए चंडीगढ़ के। अब उनको यहाँ पे कोई तो चाहिए जिसके थ्रू वो यहाँ पे हॉस्पिटल में, या सपोर्ट तो चाहिए होती है। देखो एक अकेला इंसान आ रहा है, उनका सर्वेंट था साथ में।
यहाँ पे जब मैं जिनके थ्रू मतलब मेरी उनके साथ बातचीत हुई, जिन्होंने मुझे बोला कि भी ऐसे करके भी जब वो आ रहे हैं तो आप देख लोगी, बिकॉज यू आर दी ओनली वन जो इतनी दूर जा भी सकती है, बिकॉज आई एम अ सेल्फ ड्रिवन काइंड ऑफ पर्सन। तो मेरे घर से जहाँ मैंने उनको पास जाना था तो इट वॉज क्लोज टू 1 घंटे का ड्राइव था मेरी अपनी गाड़ी में। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, उनको आने दो, आई टेक केयर ऑफ दैट ऑफ हिम, है ना। तो चलो वो आए, उनके साथ मेरी बातचीत हुई, मैं उनको मिली, 2-3 घंटे उनके साथ बैठी रही, उनके इश्यूज जितने भी थे डिस्कस किया, रिजॉल्व किया, उनको बताया कि आप यहाँ पे आए हो तो कैसे क्या होगा और वापस जाके आपको क्या करना होगा, या आपके साथ ये जो इश्यूज हैं ये क्यों हुए। वो नेचुरोपैथी वाला, वो एक डॉक्टर वाली जो फीलिंग हमेशा रहती है ना कि अरे सामने अगर बंदा बैठा है इसको जितना गाइड कर सकते हो तो कर लो, है ना। तो वो आए थे यहाँ पे, जैसे कि चलो हम 1 हफ्ता रुकेंगे यहाँ पे तो हॉस्पिटल में, तो ट्रीटमेंट अपना करवा के देखते हैं कितना रिजल्ट मिलता है, कैसा है। मेरे से मिलने के बाद अगले दिन वो सवेरे वापस चले गए। मुझे आंटी का फ़ोन आया कि बेटा वो तो वापस आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनको नहीं अच्छा लग रहा वहाँ पे कि ऐसे कमरे में बंद सा और हॉस्पिटल में ऐसे रहना, तो कहते वो तो वापस आ रहे हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं आंटी, आने दो, तो मैं उनको यहीं से गाइड करती रहूँगी कि उनको क्या क्या करना है, कैसे करना है। कहते अच्छा चलो ठीक है। चलो वापस पहुँच गए, वो अगले दिन वापस चले गए। वापस गए तो 2 दिन के बाद ही वहाँ पे दोबारा ही गॉट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। एडमिट हुए, एक मेरे को लगता है शायद ही डिडंट इवन लिव फॉर अ वीक उसके बाद, एंड ही डाइड। तो बाद में ऐसे मैं ये सोच रही, मैंने कहा उस इंसान ने मुझसे मिलना था या मैंने उनको मिलना था, उनके जो उनका हेल्पर था उससे भी मेरी इंटरेक्शन होनी थी, वो आंटी वहीं बैठे हैं और मेरी उनसे भी इंटरेक्शन होनी थी, और बीच में जो बंदा था जिसके थ्रू यहाँ तक पहुंची वो भी किसी के थ्रू मतलब मेरे तक पहुंचा। तो मैंने कितने लोगों को मिलना था, उन अंकल को मिलने के लिए मैंने कितने लोगों से और बात करनी थी। और वो यहाँ पे आए 3 घंटे, 3-3.5 घंटे, मैं सुबह उनके पास 9 बजे पहुंची थी, 1 बजे वापस गई। 3 घंटे मैंने उनके साथ लगाए कि क्या वो मुझसे ही मिलने के लिए आए थे, ये हमारा कौन सा कार्मिक कनेक्शन था, वो आपसे मिलने आया, वो मेरे से मिलने आए थे। तो इट हैपन्स, तो इंसान वो सब चीजें करता है जाने से पहले, वो सब होता है, दैट इज देयर। ये सारी जितना कहीं ना कहीं लिखी हुई है, यस दिस आर प्री डेस्टाइन्ड। और मुझे पता भी नहीं था कि ऐसे करके किसी को मिलना है मैंने, या वहां पे भी मेरा ऐसा कोई कनेक्शन होगा, नहीं तो आप अपने एक शहर में रहते हुए भी नहीं मिलते कई बार। आप सोचो, अ फ्रेंड ऑफ माइन अभी नवरात्रे गए, अष्टमी वाले दिन मेरी और उसकी बात हुई, तो मुझे कहती कि इतने दिनों से कहाँ हो तुम। मैंने कहा भी व्रत रखे हुए थे, चलो अभी नवरात्रि हो जाए, मैंने कहा फिर आती मैं मिलने के लिए। चलो नवमी के दिन उन्होंने कंजके करी, मैंने भी करी। दशहरे वाले दिन मैं अभी सोच ही रही थी, मैंने कहा चलो आज चंडीगढ़ जाऊंगी तो देन आई मीट हर एज वेल, नहीं तो आज अगर नहीं भी होगा तो एक आध दिन में चलो मिलती हूँ। वही चीज़ें मतलब हमारी मैसेज पे तो बात होती रहती थी, दशहरे वाले दिन तो मैसेज ही आगे की चीज़ में मोर। तो अगर आपने फिर जाने से पहले किसी को नहीं मिलना तो आप चाह के भी नहीं मिल सकते, और जिसको मिलना है तो इंसान इतनी दूर आता है, फिर वो कहाँ अहमदाबाद, कहाँ चंडीगढ़, कहाँ चंडीगढ़, और ऐसी डेज में और ऐसी कंडीशन ऐसी कंडीशन में। तो इट हैपेंस, दीज आर ऑल प्री डेस्टाइन्ड थिंग्स। अच्छा, ये हमारे संचित कर्मास होते हैं, एक प्रारब्ध होता है और एक हमारे क्रियामान कर्म होते हैं, है ना। जो हमारे क्रियामान कर्म होते हैं वो हमारे इस जन्म के जो कर्म होते हैं वो हमारी लाइफ के अंदर कितने % इफेक्टिव होते हैं। सारी तरह के ही जो हमारे कर्माज हैं वो टोटल इफेक्टिव होते हैं, उसमें आप ये कह ही नहीं सकते कि इनका कम प्रभाव इसका ज्यादा या इसका ज्यादा, किसी ने क्योंकि कर्म है ना, सामने आएगा ही आएगा आपके। अगर किसी ने अपनी पास्ट लाइफ में बहुत बुरे कर्म किए हैं, लोगों के मर्डर कर रखे हैं या लोगों को जला के मारा है, और इस जन्म में आके उसने दुख तो आई थी उसकी लाइफ में, वो तो लिखे हुए हैं क्योंकि काम, और वो आएंगे, वो भक्ति करते करते आए, वो भक्ति करने लग गया तो क्या होगा उसके साथ में, तो उसके वो दुख वो तो वापस आएगा ही ना। वो भक्ति की, वो जब भक्ति करेगा, भक्ति करते करते उसको कई समस्याएं आएंगी, जिसको हम बोलते हैं ना कि अरे यार ये तो संत है, फिर इसको इतनी समस्याएं क्यों आ रही है। पहली बात तो पुराने कर्म, दूसरा इस पर जितनों को तुम तारोगे, जितनों का भला करोगे,
उनके भी तो तुम कर्म ले रहे हो। वी हीलर्स डू व्हाट, हम लोग भी तो आपके कर्मों में ही तो हाथ डालते हैं, हम आपके कर्मों में ही हाथ डालते हैं। वो आपका एक कर्म है जिसने आपको बीमार किया, पर लेकिन साथ साथ में आपने उस बीमारी से निजात भी तो पानी है ना, तो उसको कोई तो ठीक करेगा। ये उसके प्रारंभ में लिखा हुआ, प्रारंभ में और लिखा हुआ था, आप उसके प्रारंभ को ठीक कर ठीक कर। जो उसका जो बुरे हाँ। होना था यस एग्जैक्टली, तभी कहते हैं ना जो हीलर्स होते हैं, लोग सोचते हैं ये कि कुछ लोग डरते हैं कि नहीं मुझे हीलिंग नहीं सीखनी, मैं अगर किसी का ट्रीटमेंट करूंगी तो उसके नेगेटिव एनर्जी मेरे ऊपर भी आएगी, सब कुछ होगा। तो तुम पहले अपने आप को लॉक करना सीखो, ताकि वो उसका जो बैड वाला जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आपके ऊपर ना आए। यू हैव टू लर्न ऑल दीज थिंग्स। ऐसा नहीं है कि मैं इन चीज़ों से इफेक्ट नहीं हुई, मैं भी हुई। मैं जब मैं वास्तु सीख के आई थी तो मैं आके, मेरे एक बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड्स थे, उन्होंने मुझे बोला कि ज़रा हमारी स्कैनिंग तो कर दो, आके बड़ी दिक्कत हो रही है। तो मैं गई, मैंने किया, कोई मैंने उनका वास्तु नहीं किया, आई जस्ट वेंट, आई जस्ट स्कैंड देयर प्लेस, और मैंने उनको बताया, मैंने कहा कि आपके घर में यहाँ पे प्रॉब्लम है क्या? तो मैम बिल्कुल ठीक बोला आपने कि यहीं पे ही दिक्कत है, पर इसको ठीक तो करना है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम इसको ठीक करेंगे। और मैं उनका वो ठीक करके स्कैन करके घर पे आई, एंड आई वाज ऑन बेड फॉर 4 days। मतलब उस एनर्जी ने मुझे इतना तंग किया। फिर मैंने बात करके, फिर किसी से मैंने बात करी, फिर उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया, उन्होंने बोला इसका जाप करो, और मैं उसका जाप करती रही। तो फिर उन्होंने वहां से वो उस एनर्जी को कैच किया। तो इट हैपन्स। तो इन सब तब पता चला कि अरे पहले मुझे खुद को लॉक करना है, वही ऐसे नहीं है। उस घर की जो एनर्जी थी वो नहीं चाहती थी कि कोई उसको वहां से निकाल ले। हाँ, और आप वहां पे गए तो उसको ये पता लग गया एनर्जी को कि हाँ मैं अब मेरा हाँ है, क्यों ना इसी पे ही अटैक किया जाए। हाँ, वो अपने बचाव में कर रहे थे। बचाव में कर रहे थे। वो तो होगा ही, देखो हर कोई अपने आप को बचाएगा, कौन नहीं बचाएगा। तब हमने भी तो ये सीखा कि अरे यार मैंने खुद को पहले सेफ ही नहीं किया उस वहां पे जाने से पहले, जबकि ये सबसे पहली चीज होती है कि ये सबसे पहले तुमने अपने आप को लॉक करके जाना है वहां पे। फिर भी कई बार कुछ ऐसी के एनर्जीज होती होंगी काफी हाई इंटेंसिटी वाली कि आप कितना भी लॉक कर लो फिर भी आप इफेक्ट कर। हाँ, इफेक्ट तो होता है, फिर बाद में उनको क्लियर किया जाता है। वो सब तो प्रोसेसेस, फिर जब हम ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, जब हम लोग गुरुओं को साथ लेके चलते हैं, तो फिर ये सब चीजें तो क्लियर होती हैं ना। बिकॉज हर बारी तो आप किसी किसी के पास नहीं जा सकते ना, यू कांट गो। आपके कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हैं क्लाइंट के साथ में जिसमें काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स आए हों? जैसे आप पीलिक पे हैं तो कई बार ऐसा होता है ना कि कोई एक लंबी बीमारी थी जिसका इलाज ही नहीं हो रहा तो हीलिंग पे। हाँ, मैंने अभी पीछे एक कैंसर पेशेंट, उनका बुखार ही नहीं उतर रहा था। मतलब हालात वो हो रहे थे कि भाई कैसे करें। जैसे ही पता लगा कि कैंसर है इनको, तो शी वाज लाइक कि अब तो मैं नहीं बचने वाली, बस। वो उनके थॉट ने ही उनको बुखार में लपेट के ही रखा। तो फिर मैं उनकी हीलिंग करती थी, और जैसे 1.5 घंटा 2 घंटा, बिकॉज एक कैंसर पेशेंट जिसके पूरी बॉडी में ही टॉक्सिन्स है, तो उन टॉक्सिन्स को बाहर निकालना एक ही बारी में सारा तो हो नहीं पाता। तो मैं 2-2 घंटे उनकी बॉडी को क्लीन कर करके तो उनका बुखार नीचे लेके आती थी। 1 महीना रेगुलरली किया, तो देन शी वाज ऑल सेट। फिर उसके बाद तो चलो उनका जो एलोपैथी वाला ट्रीटमेंट चल रहा था वो तो चलना ही था, बिकॉज शी वाज हैविंग ब्रेस्ट कैंसर। तो वो तो फिर जब सर्जरी हुई तो वो तो रिमूवल हुआ। तो बट हाँ, यस, 1 महीना तक उनको संभाला कि उनको हर रोज रोज हॉस्पिटल ना जाना पड़े। नहीं तो बुखार हो गया तो चलो हॉस्पिटल, आधी आधी रात को उठ के हॉस्पिटल जाता। तो 1 महीने तक देन शी डिडंट गो, मतलब जो उनकी सर्जरी की डे था फिर वो उसी टाइम पे गई। हीलिंग सीखने के लिए क्या करना होता है? क्या हर कोई सीख सकता है? एनीबडी कैन, एनीबडी कैन। उसके लिए उस लेवल तक भी तो होना नहीं, वो तो जब आप उस एस्पेक्ट में आओगे, जब आप ये सोचोगे कि मुझे हीलिंग सीखनी है, तो आपको उस वाले फॉर्म में लाया जाएगा ना। मेडिटेशन सिखाई जाएगी, आपके ऑरा को साफ किया जाएगा, और आप यही किया जाएगा, तब आप उस लेवल पे हैं। फिर उसके बाद आपको सिखाया जाएगा। बिल्कुल। कितना समय रहता है सीखने में? देखो मैं तो अभी तक सीख ही रही हूँ, राइट, है ना। मैं तो अभी तक सीख ही रही हूँ। बात यह है कि आपको शुरू कैसे करना है और कब करना है। जब आप शुरू कर लोगे, जब आप अपना माइंड बना लोगे, तो आप ये कह सकते हो कि विद इन 2 to 3 months, मैं नहीं कहती कि 2-3 दिन में आप सीख जाओगे। 2-3 दिन में आप थ्योरी पढ़ सकते हो उसकी, 2-3 दिन में आप उसकी थ्योरी पढ़ सकते हो, जो बेसिक वाला बिल्कुल लेवल है,
जो वहाँ पे आपको हाथ हिलाना सिखाया जाएगा। हीलिंग या प्राणिक हीलिंग, कोई भी हीलिंग, कोई भी कोई भी हीलिंग। अगर रेकी वाले भी कहते हैं कि नहीं 3 दिन में हो जाएगा, प्राणिक वाले भी कहते हैं कि 3 दिन में हो जाएगा, मैं इस चीज़ को नहीं मानती। मैंने जब हीलिंग सीखी थी तो यू वोंट बिलीव, मैंने इतना कुछ सीख के भी मैंने 6 महीने तक हीलिंग नहीं करी थी, क्योंकि मैं अपनी एनर्जी से डरती थी। मुझे लगता था कि ऐसे ना हो कहीं मेरी इतनी ज़्यादा हैवी वाली एनर्जी सामने वाले इंसान को ठीक करेगी या उसको और ही खराब कर देगी। कि मैंने नजर डाली बासठ ने। क्योंकि मेरे मेंटोर्स जो थे उन्होंने ऐसे मुझे कहा कि तुम्हारी बड़ी हैवी वाली एनर्जीज है, बिकॉज मैं पीछे से थी ना। गुरुओं की भी तो कृपा थी और प्रैक्टिकल तो पहले से ही करती आ रही थी, पर लेकिन सीखने के बाद मैं डर गई। और आप यकीन नहीं करोगे, 6 महीने तक मैंने कुछ नहीं किया और मेरे मेंटोर्स, मेरे सीनियर्स मुझे बोलते थे कि एक भी केस नहीं, तुम क्या कर रही हो, वाई आर यू नॉट वर्किंग। तो मैं झूठ बोलती थी कि मेरे को, मैं ऑफिस जाती हूँ, नौकरी करती हूँ भाई, मुझे नहीं टाइम मिल रहा है, मेरे पास कोई पेशेंट ही नहीं आ रहा है ना। तो उन्होंने बोला कि नहीं, कोई पेशेंट आ रहा तो ऐसे कहीं भी खड़े होते हो तो कोई अगर ऐसे कुछ बोले तो तुम उसका ही करो, तुम कोई कुछ तो डालो कि मैंने ये किया है, कोई तो एक्सपीरियंस डालो कि तुमने इतना, मैंने अराट योगा तक सीख लिया, अराट योगी, तो वहां तक मैंने सीख लिया। नहीं कर पा रही, मैं डर रही हूँ। तो एक बार ही क्या हुआ, हाउ आई स्टार्टेड लाइक इट्स, मैं आपको बताती हूँ और आप हंसोगे इसको सुन के कि मैं मुझे जाना था कहीं, मेरी फ्लाइट थी दिल्ली से जैसे 2 बजे की, और यहाँ से मैंने वॉल्वो ली चंडीगढ़ से। दैट वाज अ गुड बस, सीधा एयरपोर्ट पे लेके जाती थी। तो पहले तो यहीं से थोड़ा सा लेट चला ड्राइवर, जैसे गप्पे लगाने लग जाते हैं, तो 10 मिनट ऐसे ऊपर हो गए। मुझे लग रहा था कि अगर ये नहीं पहुंचाया इसने 12 बजे तक, तो मैं 2 बजे वाली फ्लाइट कैसे पकड़ूंगी, टाइम बाउंड तो है ना। तो मैंने उसको ऐसे मजाक में बोल दिया ड्राइवर को, मैं कह, तो गल्ला नहीं खत्म हुई है, चाबी मैनू दे दो। तो वो यूं करके कहता, मैम आपको दे देते चाबी, पर सरकार की इजाजत नहीं है। चलो, मेरे इतना कहने से वो आगे ड्राइवर बैठा, उसने स्टार्ट करी बस। तो जब हम लोग करनाल में पहुंचे, वहाँ पे जो ब्रेक होती है बीच में, तो ब्रेक के बाद गाड़ी उन्होंने स्टार्ट नहीं करी, वो कुछ नीचे कर रहे थे। मेरा तो ध्यान घड़ी पे जाए बार बार। मैंने कहा यार आज तो फ्लाइट मिस होएगी पक्का। तो ऐसे मैंने किसी को, कोई बस में चढ़ रहा था बंदा, तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा क्या हो गया, बस क्यों नहीं चल रही। कहते मैम वो उसकी ना ब्रेक में कोई दिक्कत आ गई है बस की, तो इसलिए अब मैं सोचूं। मैंने कहा यार आज तो गई फ्लाइट। चलो, उन्होंने तो आधा घंटा लगा दिया, मतलब 20 मिनट की ब्रेक, 20-25 मिनट ऊपर और लगा दिए, वो स्टार्ट ना हुई। तो मैं रही हूँ आंखें बंद करके, ऐसे सबसे आगे वाली सीट मेरी। मैंने जैसे ही आंखें बंद करी, मुझे पता नहीं क्या एकदम से कुछ आया कि भाई इसकी करो हीलिंग, एंड आई इमीडिएटली स्टार्टेड दैट। और आप मानोगे नहीं कि वो जो सारी जो कवरेज थी, 12 बजे का अगर टाइम था बस का वहां पहुंचने का, तो जिस हिसाब से वो चल रही थी तो 1 बजे तक ना पहुंचती। 12:10 पे द बस वॉज एट गुड़गांव, और मैं थ्रू आउट उसकी हीलिंग करती गई। रास्ते में ना कोई रेड लाइट, ना मैंने बस, ना कोई रेड लाइट मिली रास्ते में, ना कोई ट्रैफिक जाम मिला, ऐसे बस उसने भगाई। बिकॉज आई केप्ट ऑन क्लीनिंग एवरीथिंग, सारा कुछ रास्ते में से मैं, और मेरी आंखें बंद ही रही जब वहां बस पहुंची। तो मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा 12:10 हुआ, वी आर ऑन टाइम। तो दैट वाज द वेरी फर्स्ट हीलिंग जो मैंने, इतना कुछ करने के बाद जो मैंने, आप ये कह लो कि प्रोफेशनली जो मैंने करना था, तो मेरी ऐसे स्टार्ट हुई। फिर मुझे अपने ऊपर ही, फिर मुझे भरोसा हुआ कि नहीं, यस आई कैन डू दैट। मैं क्यों घबरा रही हूँ, मतलब उस चीज को मैं कंट्रोल कर सकती हूँ कि मुझे कितना करना और कितना नहीं करना। देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन पीपल्स लाइव्स। तो उसके लिए भी बंदे में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मतलब इतना कुछ करने के बाद भी। तो मुझे अपने ऊपर ये लग रहा था कि अगर जरा सा भी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ गया, कहीं एनर्जी ज्यादा चली गई जब अंदर डालनी है, तो बंदा हिल के ही ना रह जाए। तो वो एक सबसे पहला वाला जो तो वो फिर मैंने अपने मेंटोर्स को भी फिर बताया था। मैंने कहा दैट इज हाउ, अभी मैंने कर दिया है स्टार्ट, ये नाउ आई विल बी डूइंग। फिर उसके बाद तो चलो, देन इट वाज नो लुकिंग है। फिर तो ये होता था कि ठीक है, किसी ने बोल दिया अरे मैं वास्तु करके आया हूँ, मैं सब पता नहीं कौन कौन सी एनर्जीज है, तुम ठीक कर दोगे, तो मेरा ठक 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 तो किसी भी ओवरऑल नेगेटिव एनर्जी।
और तो वो सब क्योंकि हीलिंग इज व्हाट बेसिकली वी वर्क विद एनर्जीज। एनर्जी क्या है? प्राणा, यही तो है ना, यही तो चल रहा है। हमारी सांस ही तो एनर्जी है ना, वी वर्क विद दैट ओनली। तो उसी से ही पता चल जाता है। आपके पास जैसे क्लाइंट्स आते हैं या फिर आप जिसको देना है उसे यही करते हैं या फिर आप ऐसे नजर होगा? नहीं, मैं ऐसे नजर क्यों दौड़ाऊं? व्हाई डू आई हैव टू वेस्ट माय एनर्जी? अब वो चीज नहीं रही। वो शुरू शुरू में होता है, अपने ही एनालिसिस करने के लिए आप ये चीज कर सकते हो, है ना। लेकिन आई टेल यू फ्रैंकली कि मैंने ऐसा नहीं किया बिकॉज मुझे पता था कि हाँ ये सब चीजें क्या है, और मैं देख ही सकती थी पहले से, कर ही रही थी उस चीज को, फील कर ही रही थी, वो फील हो ही रहा था ऑलरेडी। तो फिर मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं चारों तरफ ऐसा करके देखती रहूँ। फिर मुझे लगता था कि नहीं, जो आएगा जहाँ ज़रूरत है वहीं, मतलब अगर कोई पेशेंट भी आए, हालांकि मैं पहले ही देख सकती हूँ कि ये किस मोड में, कैसे, क्या है, बट देन जब आप बहुत ज़्यादा इन सब मोडलिटीज़ में आ जाते हो, आप अच्छे से सब कुछ सीख पढ़ लेते हो, फिर आप ये चीज़ें करना छोड़ देते हो। फिर हम टाइम देते हैं कि आप बताओ आपको क्या प्रॉब्लम है। पहले यू कम आउट विद योर इश्यूज, फिर हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे। फिर हम देखेंगे कि इस इशू के रिलेटेड हमने और कहाँ कहाँ नजर दौड़ानी है, तो वो काम फिर हमारा है। आपके पास फिर कुछ ऐसे केसेस में जिसमें हो सके उस पर्सन की कोई नेगेटिव एनर्जी हो, उसकी तरह से वो ऐसा हो सके प्रॉब्लम? बहुत 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 ऐसे भी ऐसा आजकल फ्रीक्वेंटली फ्रीक्वेंटली चल रहा है। मतलब अभी मैंने पिछले हफ्ते की बात है, नॉट इवन लास्ट वीक, सैटरडे को ही किया मैंने एक ऐसे केस। दिवाली के टाइम से वो बड़ा परेशान थे, बिकॉज ये डेज ऐसे ही होते हैं ना, होली दिवाली पे लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो वो वाला अभी उनका चल रहा है, स्टिल ट्रीटमेंट इज गोइंग ऑन। वो टाइम था, उसमें टाइम लगता है, बिकॉज ऐसी एनर्जीज जब छोड़ के चली भी जाती हैं आपको सबको, तो फिर उनके आसन तो रह जाते हैं ना, जो उन्होंने जगह बनाई उसको भी क्लीन करना, बैलेंस करना, तो अभी भी उनका चल रहा है। तो इट टेक्स टाइम। एक चीज ये होती है कई बार जब हम काफी पॉजिटिव होते हैं तो बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी हमारे लेकर अटैक हो जाती है ताकि उनको रिलीफ मिले, बिकॉज मिल सके। हाँ, पीस तो सबको चाहिए ना, हर इंसान चाहता है मुझे शांति मिले। तो वो तो ऐसी सोल ढूंढेंगे ही ना कि मैं इसके साथ हो लूं ताकि मेरा भी कल्याण हो जाए। तो कई बार तो मंत्र या जब हम कर रहे हो नेगेटिविटी अटैक हो जाती है। होती है, बहुत बारी होती है, पर वो तब होती है अगर आप कनेक्टेड ना हो तब। तो अगर आप कनेक्शन करके चलते हो, अगर आप डिवाइन को, गुरुओं को साथ लेके चलते हो, तो फिर वो एनर्जीज आती हैं, तो फिर वो उस टाइम पे संभल भी जाते हैं, दिखती हैं। इट हैपेंस, बहुत बारी ऐसा हमारे साथ ही होती है। जब करने बैठो ध्यान, तब फिर वो सब एक के बाद एक सामने आती है, तो पता लगता है कि अच्छा ये था, फिर चलो भैया आगे कहाँ का रास्ता तुम्हारा, निकलो। मतलब वो तो फिर देखो, वो डिवाइन का काम है, मुक्त करना है या उन्होंने कहा उनको रखना है, जो भी है। बट हाँ ठीक है, अगर हमारे साथ थी, हम अब ध्यान कर रहे हैं, जो चीज़ आगे आ गई है, तो हमने तो कुछ नहीं करना, करना तो जो ईस्ट है, जो कुलदेव होते ही है। हम तो एक चैनल है ना, हम तो एक सोर्स बन के बैठे हुए हैं। अदरवाइज मैं क्या कर सकती हूँ? आई कांट इवन टेक, मैं अपने आप एक सांस तो ले नहीं सकती। मैं एक सांस भी अपने आप नहीं ले सकती, इतनी कैपेसिटी नहीं है, हम लोग इतने काबिल नहीं है कि हम अपने आप सांस भी ले लें। वो तो चला रहा है। वो आपने कभी सुना कि हम सांस ले रहे हैं? चल रही है सांस, हमेशा ये कहते हैं कि सांसें चल रही हैं, अभी उसकी चल रही है, वो चला रहा है। ये उसी के दिन है। हम ये सोचें कि हम खुद ही सांसें लेने लग जाए, तो हम भूल जाएंगे सांसें लेना ही। जरा से टेंशन में ध्यान उतर गया, सांस लेना भूल गया और हो गया। भूल गया हूँ, और इतनी देर में आप चला गया भाई। तो ये तो दो चीजें, देखो आप कुदरत के साथ आप लड़ नहीं सकते, है ना। प्रकृति है वो, तो उसमें अपने हिसाब से काम करने हैं और करवाने भी हैं। और जब तक आपका मिलन उससे नहीं होगा, तब तक आप यहाँ पे आते ही रहोगे अपने कर्मांश को क्लियर करने के लिए। देवी देवताओं को भी आना पड़ता है, जब जब कोई गलती हो जाती है तो वो भी नीचे आते हैं, है ना। आते हैं, हाँ आते हैं। फिर क्लियर तो इंसान यहीं से होगा ना, क्योंकि जब तक मृत्यु नहीं हुई तो फिर सेंटर है क्या इसको सेंटर, मृत्यु लोगों को सेंटर माना जाए। हाँ यस, यहीं पे आके सबका कल्याण तो यही है, और कहाँ होगा कल्याण? ना पाताल में होगा, ना आकाश में। कल्याण तो यहीं होगा आके, यहीं से ही आप क्लियर होके जाओगे, बार बार यहीं आओगे। तभी कहते हैं कि मत करो गाली गलौज, मत करो तंत्र मंत्र किसी के ऊपर, ये सब वापस आएगा। और फिर जब आता है वापस, तो इंसान को ध्यान ही नहीं रहता है ना, वो किसी भी फॉर्म में, अब उससे वापस तो आना है, वो किसी भी फॉर्म में आएगा। चाहे आपको मेडिकल इश्यूज के साथ आ जाएगा,
आपको नहीं होगा तो आपकी फैमिली में किसी और को तंगी होगी तो आप उसकी वजह से परेशान रहोगे, है ना। आपके घर में होगी कोई आस पड़ोस से, कहीं इधर फालतू की भाग दौड़ होती रहेगी। ये चीज़ें तो जो तांत्रिक ऑयल का वो अलग जैन होगा, वो तो डेंगू होगा फिर, मतलब जो हम पैट और मांस है। देखो मौका तो सबको मिलता है अपने आप को सुधारने का, है ना। जब हम नीचे आएंगे तो तब हम यही कमिट करके आएंगे ना ऊपर से कि इस बारी मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तो नीचे आके जब हम संसार में उलझ जाते हैं तो फिर हम सब कुछ भूल जाते हैं हमने क्या कमिटमेंट करी थी, है ना। तो जब वो कमिटमेंट हम भूल जाते हैं तो फिर हम लोग उसी रास्ते पे चल पड़ते हैं। कई बारी तो चलते भी हैं उस रास्ते पे तो कोई ना कोई आपको बीच में, ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स आपको इंडिकेशन नहीं देता, आपको इंडिकेशंस मिलती हैं कि आप ये सब चीज़ें छोड़ दो, मत करो। अगर मैंने सवाल यही था, जब हम हीलिंग सी अगर वो हीलिंग सीखना जा रहा है बट वो आपसे कर बदली आ गए हैं, मतलब मांस वगैरह का सेवन कर रहा है, क्या ऐसा आदमी भी अगर बन सकता है? हाँ, वो अपने आप ही छूट जाता है ये सब बात में। वो सब अपने आप ही छूट जाएगा आपसे जब आप अपनी बॉडी से टॉक्सिन्स ही निकाल दोगे। आपका लीवर उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। आप पिज़्ज़ा तक नहीं खा पाओगे। मैं आपको ऐसा एक एग्जांपल दे सकती हूँ। एक ऐसे ही पेशेंट बड़े बुखार में, और बुखार उतर नहीं रहा, और डॉक्टर के पास जब जा रहे हैं तो वो कह रहे जी डेंगू का टेस्ट करा लो, डेंगू नेगेटिव आ रहा है ना। कोई और जो भी टेस्ट है मलेरिया का करा लो, वो भी नेगेटिव आ रहा है। बुखार वैसे का वैसे ही है, क्रोसिन खा रहे हो वो जितना असर कर रही है उतने में आपका बुखार उतर रहा है, फिर से बुखार चढ़ रहा है। एलोपैथी वाले डॉक्टर्स ने तो टेस्ट करा के बंदे दी पंजाबी से मैंने ना ही कराती। जब मेरे साथ कनेक्शन हुआ तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप डेंगू और मलेरिया को नहीं, आप अपने बाकी के ब्लड के टेस्ट कराओ और आप अपना एक फुल एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड करा लो। ये करा के मुझे रिपोर्ट्स, आई वॉज नॉट इन चंडीगढ़, मैं ट्रैवल पे थी उस वक्त। मैंने हाँ मतलब जब मेरे को फोन आया कि भाई ये चीज़ नहीं ठीक हो रही, मतलब टेस्ट करा लिए सब कुछ नहीं लेकिन बुखार नहीं उतर रहा है, तो मैंने उनको ये चीज़ बोली, मैंने कहा आप ये करा के ना मुझे रिपोर्ट्स भेज दो। चलो जी, उन्होंने टेस्ट कराया, मुझे रिपोर्ट्स भेजी तो उसमें लीवर के इश्यूज आए। ठीक है, जब उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट्स देखी तो वो भी हैरान रह गए देख के कि कहते ये क्या है और हम किधर को चल रहे थे। तो फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा, फिर उनको मैंने आई गाइडेड देम कि अब आपको एलोपैथी छोड़ो, कोई दवाई नहीं आपने खानी, यू बी ऑन दिस डाइट 1 हफ्ते के लिए और आपका सारा ये जो तामझाम है अपने आप ही खत्म हो जाएगा। एंड देन आई केप्ट ऑन हीलिंग एज वेल। तो टॉक्सिन्स ही निकालने थे शरीर से, निकालते गए, उधर से उनकी डाइट चेंज करी, मैंने उनकी हीलिंग करी। 1 हफ्ते के बाद जब दोबारा टेस्ट कराया तो सब कुछ ठीक था। तो बेसिकली हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स ही कट, और उसके बाद सच बात हो रही थी तामसिक प्रवृत्ति की। उसके बाद हालात ऐसे हुए कि मैंने बोला, मैंने कहा फिर अब देखो पिज़्ज़ा खा के, ही वॉज जस्ट नॉट एबल टू ईट एक स्लाइस पिज़्ज़ा की। वो कहते हैं कि नहीं मेरा मन कर रहा, क्योंकि जब आपकी बॉडी इतनी क्लीन हो जाएगी ना तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी जिसकी उसको जरूरत ही नहीं, वो उसी चीज़ को एक्सेप्ट करेगी जो उसके लिए बना हुआ है, वो एक्सेप्ट करेगी नहीं उसको। तो वो पिज़्ज़ा को ही नहीं एक्सेप्ट कर रहा तो वो मांस मदिरा वो कहाँ एक्सेप्टेंस होगी अंदर जाके, वो नहीं होगी। चलिए हम इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं। सो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, या अगर आपके कोई सवाल हैं वो भी आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ।